नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव अड्डा के इस खास पेशकश में। आज बहुत खास है इसलिए क्योंकि आज हम एक नए तरीके से पॉलिटिक्स को, कंटेम्प्रेरी इश्यूज को समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिक्स हो, उसको एक नए नज़रिए से देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब एक पैराडाइम शिफ्ट होता है, एक बड़ा बदलाव होता है, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं और एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत होती है। आज हम करंट पॉलिटिक्स को, मोदी जी को, अपोजिशन को, राहुल गांधी को इस नज़रिए से परखने की कोशिश करेंगे कि जो ब्रांड के रूप में इस्टेब्लिश हुए हैं, उसकी इक्विटी क्या है, पॉलिटिकल कैपिटल किस तरह से बिल्ड हुई है और इस ब्रांड के पीछे की कहानी क्या है और इतने स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स कैसे बनते हैं। ये एक अपने आप में केस स्टडी भी है। इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आपके साथ बहुत ही संजीदा लोग हों और जिन्होंने इस दिशा में बहुत काम किया हो। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ दो फाइनेस्ट ब्रेन ऑफ द कंट्री हैं, जिनके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो पॉलिटिक्स में ब्रांड इक्विटी क्रिएट होती है वो कैसे होती है और उसके पीछे की कहानी क्या है। मेरे साथ जो दो बहुत ही खास मेहमान हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। मेरे साथ सुहेल सेठ सर हैं, जो ब्रांड की दुनिया के, कंसल्टेंसी की दुनिया के जाने माने लोग हैं और पूरी दुनिया में उनके नाम को लोग सराहते हैं। बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी हैं, थिएटर में भी काम किया है और ज़बरदस्त कमेंटेटर हैं। तो बहुत सारी जो बुक्स लिखते हैं, बहुत सारे ब्रांड कंसल्टेशन करते हैं, उनका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को देखने का, जहाँ पे डिलीवरी मैकेनिज्म कैसे काम करता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे सुहेल सेठ के साथ। साथ ही मेरे साथ पॉलिटिक्स में एक ज़बरदस्त एनालिसिस अगर कोई करता है तो वो विजय त्रिवेदी जी हैं। लंबा, कम से कम 2-3 दशक का जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है। बीजेपी और आरएसएस को खास तौर पे बहुत क्लोजली देखा है और इतना क्लोजली देखा है कि 3 बहुत शानदार बुक्स लिखी जो बेस्ट सेलर हैं। एक तो संघ के ऊपर ही लिख दी है, संघम शरणम गच्छामि, कि संघ की शरण में जाइए, यदा यदा ही योगी और बीजेपी कल, आज और कल। तो ये जो दो टॉप क्लास के माइंड्स हमारे साथ हैं, उनके साथ आज हम पॉलिटिक्स और ब्रांड्स को समझने की कोशिश करेंगे। सर, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ में। मेरे साथ आप जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपके लिए। तो सुहेल सर, बहुत गपशप वाले अंदाज में बातचीत करेंगे आपसे, समझेंगे और एकदम फॉर्मल इनफॉर्मल जैसे आप चाहे वैसे जवाब दे सकते हैं। मेरा पहला सवाल बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल है कि मोदी जी की ब्रांड इक्विटी या पॉलिटिकल कैपिटल क्या है? वो आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, दूसरी बार, तीसरी बार बनने जा रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है, गणतंत्र है। हम ये हर वक़्त कहते हैं कि भई पॉपुलर आदमी जीतता है, तो देखिए, उनका ब्रांड तब बना जब 202 में जब गोधरा हुआ और उसके बाद जो लोगों ने टिप्पणी की, जो लोगों ने कहा, उन्होंने लगातार इलेक्शंस गुजरात में जीते, फिर आके सेंटर में जीते। और देखिए, एक बात है, ब्रांड्स अपने आप नहीं बन जाते। ब्रांड्स में परिश्रम करना चाहिए, ब्रांड्स में स्ट्रैटेजी डालनी चाहिए और ब्रांड्स का फोकस होना चाहिए। ब्रांड्स कंसिस्टेंट होते हैं। ब्रांड ये नहीं कि आज कुछ बोले और कल कुछ बोले। अगर आप देखें, मोदी जी का जो वक्तव्य था, जो कहने की बात थी, वो हर वक़्त एक ही दिशा में थी कि भई मैं देश की डेवलपमेंट में लगा हुआ हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि लोग अच्छी ज़िंदगी जिएँ। अगर उन्होंने वो गैस सिलेंडर की बात की या टॉयलेट्स की बात की या स्वच्छ भारत की बात की, हर चीज़ में एक ही बात थी और वो फ़ोकस ये था कि हमारा देश कैसे प्रगति के रास्ते पे चले, जहाँ हर देशवासी उस प्रगति को महसूस कर सके और उस प्रगति में भागीदार हो सके। तो उन्होंने कभी उस ब्रांड स्ट्रैटेजी से वो मुड़े नहीं। अगर आप राहुल गांधी की बात करें, जो एक और ब्रांड है अपने में, पर देखिए, एक बात है नीरज जी, ब्रांड्स बहुत होते हैं बाजार में, पर आप खरीदते तो एक ही टूथपेस्ट है ना। आप 3 किस्म की टूथपेस्ट तो खरीदते नहीं है। तो अब ये हाल है कि भाई राहुल गांधी भी ब्रांड है, अखिलेश यादव भी ब्रांड है, उमर अब्दुल्ला भी ब्रांड है, पर लोग पसंद किसको करते हैं? और लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि लोग कोई ब्रांड्स नहीं खरीदते। ये एक और गलतफ़हमी है जो काफ़ी लोगों ने चलाई हुई है कि भई मैं कोलगेट खरीदता हूँ, नहीं।
आप अपने दांतों की हेल्थ खरीदते हैं। ये आपके मन में बैठ गया है कि कोलगेट उन उस कैटेगरी में सबसे बेहतरीन है। तो जो देशवासी है वो क्या चाहता है? वो प्रगति चाहता है, वो अपनी इनकम को एक्सटेंड करना चाहता है, वो डिग्निटी से जीना चाहता है और वो समझता है कि भई जब मोदी प्रधानमंत्री होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। वो ये नहीं सोचता कि जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा तो देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो राहुल गांधी को वोट करते। तो इसमें एक बहुत ही साधारण डिफरेंशिएशन है। नंबर 1, नंबर 2, ब्रांड्स बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। ब्रांड्स वांट टू स्टे रेलेवेंट। अगर आप नीरज जी हर रोज आप अगर अपना प्रोग्राम न करें तो लोग आपको तो भूल जाएंगे ना। या आप डिसाइड करें कि भाई मैं ऐशो आराम से एक प्रोग्राम करूंगा, एक हफ्ते में एक बार या एक महीने में एक बार, तो लोग समझेंगे कि भाई इससे तो परिश्रम होगा नहीं, तो क्या फायदा। तो ब्रांड्स को परिश्रम करना पड़ता है। ब्रांड्स बैंकॉक नहीं भागते, ब्रांड्स भारत में रहते हैं। ब्रांड्स भारत की जमीन से जुड़े रहते हैं, अगर वो राजनीतिक ब्रांड्स हों तब। और ये एक और गलतफहमी है कि भई लटियंस दिल्ली, ये तो मोदी जी ने चलाई थी बात, लटियंस दिल्ली। वो भी अब लटियंस दिल्ली में ही रहते हैं। सारे बीजेपी के मंत्रिमंडल लटियंस दिल्ली में रहता है। तो ब्रांड्स टिप्पणी कैसे करते हैं वो भी अंदाज़ा आपको होना चाहिए और वो एनालिसिस आपको करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया है कि जो भी हो, मैं एक ऐसे हिसाब से काम करूँगा जिससे लोगों का बेनिफिट हो। हम्म, पर एक बात है, हम्म, राहुल गांधी ने जो काम किया है, उसकी सराहना करनी चाहिए। हम्म, ये नहीं कि भई आप ये कहें कि भई राहुल गांधी ने कुछ किया नहीं, जी। तो उसकी भी बात की सराहना होनी चाहिए। सुहेल, मैं राहुल पे आऊँगा, उस पे भी पूरी बात करेंगे। एक चीज़ मुझे और बताइए, जैसे आप तो चूँकि ब्रांड गुरु हैं कि लोग बेनिफिट्स के लिए खरीदते हैं ब्रांड। ब्रांड पर से इज़ नथिंग, वो उसके साथ जो बेनिफिट्स है उस पे एक फैक्टर हम लोग देखते हैं पॉलिटिक्स में, स्लाइटली एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो जाता है कि मान लीजिए 2 बार कोई चीज़ नहीं भी हुई, तब भी आपका भरोसा बना रहता है। क्या ये मोदी की ब्रांड इक्विटी में एडिशनल फैक्टर है बीइंग इन पॉलिटिक्स, कि साफ ट्रस्ट भी जुड़ गया, चलो शायद 10 चीज़ों में 3 नहीं कर पाए या नहीं किया तब भी मैं नाराज़ नहीं हो रहा हूँ, ऐसा भी है क्या? अब देखिए कोविड के दौरान हुँ, जब ऑक्सीजनेटर्स और रेस्पिरेटर्स गायब हो गए, हाँ, तो मोदी जी के ऊपर पूरे देश का क्रोध था, वो क्रोध गायब हो गया। हुँ, क्यों? क्योंकि लोगों ने ये हिसाब लगाया कि अगर हम गिनती में प्रॉफिट लॉस देखें, हुँ, तो मोदी के साथ प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉस कम है। हुँ, पर एक और बात नीरज जी, ये यू मस्ट अंडरस्टैंड हुँ, कि आप ब्रांड्स की तुलना एक दूसरे के अंदर कैटेगरी के अंदर ही करते हैं ना। राइट, कंपटीशन कौन है? ठीक है, मोदी ने ऑक्सीजनेटर नहीं दिए, रेस्पिरेटर नहीं दिए। राहुल गांधी क्या आपको पान खरीद के दे सकता था उस टाइम पे? हुँ, नहीं, लोगों का विश्वास नहीं है राहुल गांधी पे। और ये मैं नहीं कह रहा कि गलत है या सही है, वो लोगों को डिसाइड करना है। मैं तो ये समझता हूँ कि डेमोक्रेसी में अगर ऑपोजिशन नहीं हो तो वो डेमोक्रेसी किस चीज़ की? तो वो तो अलग बात है और एक अलग डिबेट है। पर ये कहना कि भई मोदी की ज़िम्मेदारी है कि वो रोज़ खान मार्केट में जाके एक ऑपोजिशन को खरीदे, वो भी गलत बात है। ऑपोजिशन को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। तो जहाँ ऑपोजिशन वीक है, मोदी का ब्रांड और बढ़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वो प्रधानमंत्री हैं देश के। स्कीम्स वो लॉन्च कर रहे हैं। वो ज़माना गया है जहाँ मनमोहन सिंह ऑफ़िस में थे पर पावर में नहीं, सोनिया गांधी पावर में थी पर ऑफ़िस में नहीं। अब तो वो ये सिचुएशन नहीं है। मोदी जी स्कीम्स लॉन्च करते हैं। अगर मेट्रो का उद्घाटन करना हो, वो पहुँच जाते हैं। अगर फायर ब्रिगेड को चलाना हो, वो पहुँच जाते हैं। अब स्टेट मीडिया है, स्टेट कंट्रोल है, लोग लोग रोज मोदी जी को देखते हैं। राहुल गांधी जी चलते जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे। तो लोग वो तो, और एक बात है, आपके जो भाई बहन हैं मीडिया में, वो भी तो मोदी जी को ही कवर कर रहे हैं। वो थोड़ी राहुल गांधी को इतना कवर कर रहे हैं। तो जो साइट में है वो माइंड में है, जो साइट में नहीं वो आउट ऑफ माइंड। सिंपल। ओके, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। विजय जी, आप कैसे देखते हैं मोदी जी का जो ब्रांड इक्विटी है इतनी स्ट्रांग बन गई है, जैसा अभी सोहेल जी एक्सप्लेन कर रहे थे, आपका क्या असेसमेंट है? देखिए नीरज जी, सोहेल जी के बाद है ना ब्रांड पर बात करनी ही नहीं चाहिए। सोहेल जी जो है ना ब्रांड गुरु मानता हूं मैं उनको।
उन्होंने बहुत ब्रांड बनाए हैं, तो इसलिए उनकी जो पूरे लॉजिक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। ब्रांड को लेकर मैं अलग तरीके से एक केवल बात समझता हूं, वो है कि 3 C's उसमें बड़े काम आते हैं, उसमें +1 C होता है, 4 C होते हैं। 3 C है कि पहला है कन्विक्शन, दूसरा है कमिटमेंट और तीसरा है कंटिन्यूटी। अगर ये तीनों चीजें आपके पास हैं तो फिर आपकी क्रेडेंशियल्स मजबूत हो जाते हैं। ये 4 जब C हो जाते हैं ना तो ब्रांड मजबूत हो जाता है। और इसके लिए आपके पास कमिटमेंट हो, कन्विक्शन हो, कंटिन्यूटी भी हो और एक रिस्क लेने का फैक्टर हो। आप पॉलिटिक्स के मोदी जी की बात छोड़िए, आप ब्रांड्स को देखिए कि ब्रांड कैसे बनते हैं। ब्रांड बनते हैं, जरूरी नहीं है कि जो आप रिदम पर चल रहे हैं वो लुटियन जोन की राजनीति कर रहे थे आज से पहले, हम लोग सोचते थे वही लोग राजनेता बनेंगे, वही लोग जो बड़े परिवारों से आते हैं, वही लोग जो लंदन में पढ़कर आते हैं, यूएस में पढ़कर आते हैं, वही लोग जो अंग्रेजी दा लोग हैं वही बनेंगे, या दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो बनेंगे। लेकिन उस सारे मिथ को तोड़ दिया। अभी सोहेल साहब ने जिक्र किया लुटियन जोन का, तो लुटियन जोन को तोड़ना आसान काम नहीं था, या किसी गैंग का जिक्र करना या D4 क्लब का जिक्र करना, उस सबको तोड़ दिया। आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान की सरकार हिंदी बोलती है। मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ कि जब वाजपेयी सरकार थी तो केरल का IAS भी जो है ना हिंदी बोलता था, और जब UPA सरकार थी तो लखनऊ का IAS भी अंग्रेजी में बात करता था। तो ब्रांड कैसे बनता है? ब्रांड बनाने के लिए आपका जो कन्विक्शन है, आपका जो कमिटमेंट है, आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आप ये बता सकते हैं कि आप उन सबसे अलग हैं, और वो एक पहचान बनाते हैं आपको ब्रांड। ठंडा यानी कोको कोला, ये फेविकोल का जोड़ है, आसानी से टूटेगा नहीं, टूटने वाला नहीं। तो ये जो कमिटमेंट होता है, ये जो कन्विक्शन होता है ना, ये कन्विक्शन है। इतने सारे ग्लूज हैं, लेकिन क्यों फेविकोल? आपको जैसे ही कोई नाम लेता है ग्लू का तो आप कहते हैं फेविकोल की बात कर रहे हैं, या ठंडा यानी कोको कोला की बात कर रहे हैं, या ऐसे भी ऐड होते हैं जैसे सोहेल साहब को पता होगा कि दाग अच्छे हैं। अरे दुनिया भर में हम दागों को लेकर बदनामी करते हैं, सोचते हैं दाग बदनाम करते हैं, बुरे होते हैं, और आपने ब्रांड बना दिया कि दाग अच्छे हैं। तो ये दाग अच्छे हैं, वो शौचालय बनाकर भी प्रधानमंत्री पॉपुलर हो सकता है, समझे? वो झाड़ू लगाकर भी प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत को करके पॉपुलर हो सकता है। विजय जी, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे आपसे, और अब तक हमने देखा कि बहुत, जैसे अभी आपने 3-4 जो एग्जाम्पल दिए ना, तो हम लोग जो कि मीडिया के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं कभी कभी, कि बहुत जो कन्वेंशनल सोच के साथ आप चल रहे हैं तो आप फिर वो ब्रेक नहीं कर पाते अपना ऑर्बिट, फिर आप उसके अंदर फंस के रह जाते हैं। आप अब ठंडा मतलब कोको कोला सोचने के लिए कितने घंटे लगाए गए होंगे, या सोहेल सर जैसे लोग कितना मेहनत करते होंगे कि एक पंच लाइन बनती है, उसके पीछे थॉट प्रोसेस एक है। मिनट, जी जी, जो इन्होंने अभी कहा हाँ, ब्रांड और दाग, मैंने एक लाइन लिखी थी, बकवास एडवर्टाइजिंग फर्स्ट क्लास ब्रेड हार्वेस्ट गोल्ड के लिए। क्योंकि उस टाइम प्रॉब्लम ये थी कि मॉडर्न ब्रेड बहुत ही बिग ब्रांड था दिल्ली में, तो हम कैसे उसे तोड़ते, और अगर हम बोलते कि हमारी ब्रेड और बेटर है, न्यूट्रिशियस है, कोई नहीं परवाह करता। तो हम हर फ्राइडे हिंदुस्तान टाइम्स सिटी में, HT सिटी और दिल्ली टाइम्स में हम एक ऐड देते थे, जो कि एक काइंड ऑफ लिमरिक होता था, और ऊपर लाइन थी, बकवास एडवर्टाइजिंग फर्स्ट क्लास ब्रेड। कि भाई हमारी एडवर्टाइजिंग बकवास हो जरूर होगी, पर हमारी ब्रेड फर्स्ट क्लास। तो कभी कभी आप एक डिसोनेंस क्रिएट करते थे। और एक और उदाहरण, बस लास्ट, एक बार मिस्टर टाटा और मैं और मिस्टर कृष्ण कुमार, हम लोग कहीं जा रहे थे, तो उसी वक्त मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, और हमने उसी टाइम दादी बलसारा से एक मिनरल वाटर का ब्रांड खरीदा था, हिमालयन। तो मैंने कहा कि उस दिन, वो December 31 था, जो आप जानते हैं लोग पी पिला के गाड़ियां चलाते, उस दिन मैंने एक ऐड बनाया, बोतल वहां थी पूरी हिमालयन मिनरल वाटर की, और नीचे एक लाइन थी, दिस न्यू ईयर्स ईव प्लीज ड्रिंक एंड ड्राइव। वाओ, एंड व्हाट वर यू ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग? वाटर। वाटर, या मिनरल वाटर यू आर ड्रिंकिंग। तो कभी कभी डिसरप्शन से भी ब्रांड आगे बढ़ता है। करेक्ट। तो विजय जी, चौकीदार चोर है, दाग अच्छे हैं, ब्रांड बना लिया उन्होंने, क्योंकि उनके पीछे इतनी बड़ी इक्विटी खड़ी है ट्रस्ट की कि लोग विरोध नहीं कर पाए। विजय जी। जी बिल्कुल ठीक बात है, यही मैं कह रहा हूँ कि आप उसको तोड़ते हैं, जो कन्वेंशनल जो थिंकिंग है उस प्रोसेस को तोड़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं क्या कि हिंदुस्तान में अभी तक हमने जितने प्राइम मिनिस्टर देखे, नेहरू से, मतलब नेहरू बहुत सबसे पॉपुलर लोग हैं इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ, या राजीव गांधी साहब को ले, तो एक इमेज थी हमारे यहाँ, हम लोग शासकों को राजा मानते रहे, लोकतंत्र आ गया तब भी हम राजा मानते रहे, हम उनको सलाम ही करते रहे।
लेकिन एक प्रधानमंत्री आता है जो कहता है कि नहीं, मैं आपके बीच में से हूं, जो झाड़ू लगाने के लिए तैयार है, जिसका मैंने जिक्र किया। वो मिसाइल बनाने की बात बाद में कर रहा है, पहले शौचालय बनाने की बात कर रहा है, लाल किले से बात कर रहा है, वो हिंदी में बात कर रहा है, वो लोगों के बीच में उतर जाता है। वो रोजाना 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से दर्जनों बार भाषण हुए, 70 बार भाषण हो गए, 75 बार सब प्रधानमंत्री ने दे दिए। लेकिन कौन प्रधानमंत्री वहां से उतर के सीधा वहां जो बच्चे बैठे हैं उनसे मिलता है? ये भी एक अनकन्वेंशनल तरीका है ना, जिस पर आप बात कर रहे हो। और वो जिस एक लाइन उन्होंने दी, आपदा को अवसर में बदलने का। आप चौकीदार चोर हैं, वो कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, है ना, तो वो उसके साथ चले जाते हैं, वो उससे बचने की कोशिश नहीं करते। आपने परिवारवाद पे उनको घेरा तो उन्होंने कहा मोदी का परिवार। तो वो जो रिस्क फैक्टर है वो भी आपको ब्रांड बनाता है। अब आप सोचिए, बहुत सारी चीजें होती है, आजकल चर्चा होती रहती है, कई बार हम लोग जाते हैं, आप भी जाते हैं कार्यक्रमों में या जनता के बीच में, तो बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे किसी ने पूछा कि भाई आप क्या चाहते हैं इस चुनाव में, क्योंकि हम लोग पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते, तो वहां जो वोटर है वो कह रहा है मैं विकास चाहता हूँ, तो आप तुरंत क्या बोलते हैं, अरे ये बीजेपी का वोटर है। राइट। तो ये बीजेपी का वोटर विकास है, ये ब्रांड बना है ना, वो नरेंद्र मोदी नेशन फर्स्ट बना रहे हैं ना, वो विकास को, डेवलपमेंट को उन्होंने अपनी पहचान बना लिया। मुझे बताइए ऐसी कोई सरकार जो देश में विकास नहीं करना चाहती है क्या कोई? एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन आपने उस ब्रांड को अपने साथ जोड़ लिया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ अपने नहीं, बहुत सारे सब ब्रांड्स भी उन्होंने क्रिएट किए। जैसे आपने लोग विकास का नाम लेते लोग समझ जाते हैं अच्छा बीजेपी वाली बात हो रही है। सोहेल सर, एक और, चूंकि ब्रांड की हम लोग बात करें तो इससे एक जुड़ा सवाल आता है कि जब बहुत लंबे समय तक एक ब्रांड चलता है तो उसमें इनोवेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप ब्रांड अपने आप को री इन्वेंट करता रहता है, नए एडवर्टीजमेंट आते हैं, नए तरीके उसमें जोड़ता रहता है, जिससे कि वो कंसिस्टेंसी और वो प्रॉमिस आपको हमेशा नया और डिलीवरेबल लगे। तो सोहेल सर, ये जो ब्रांड मोदी है, इसमें इनोवेशन देखते हैं आपके, हर दिन एक नई चीज लेके आ जाते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ, आप देखिए, और नई चीज नहीं, सिर्फ नए टारगेट ऑडियंस को वो संभालते हैं, नए टारगेट ऑडियंसेस को एम्ब्रेस करते हैं। आप मेरे को कहिए, इतने प्रधानमंत्री, जैसे विजय ने कहा, इतने प्रधानमंत्री आए गए, वो बाहर जाते थे, विदेश जाते थे, कभी उन्होंने इंडियन डायस्पोरा के साथ जो इंगेजमेंट मोदी ने की, कभी उन्होंने की नहीं की, क्योंकि इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी MEA स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ये मोदी ने कहा कि भाई, जो भारतीय भारत के बाहर है वो भी भारतीय है, उसकी नेशनैलिटी कोई और हो पर उसके ओरिजिन्स भारतीय हैं, और उनने फिर एंगेज किया। वो जो पब्लिसिटी वहां पे मिली वो वापस देश में भी मिली, नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि विजय ने कहा, जो चीज आप उनको कहोगे उसको वो स्पिन करके अपने अपने एडवांटेज के लिए करवा लेते हैं, और उसके लिए आपके पास पॉलिटिकल माइंड होना चाहिए। और मैंने एक बार मजाक में कहा था, पर मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी राजनीति में नहीं होते, ही वुड मेक अ ग्रेट एडवर्टाइजिंग पर्सन, क्योंकि वो भी स्लोगन्स अच्छी बनाते हैं, हर चीज अब्रीविएशन है ताकि लोगों को समझ पड़े, सरल है, इजी टू रिमेंबर है, ट्रिप्स ऑफ द टंग, सारी चीजें जो हम एडवर्टाइजिंग लोगों को बोलते हैं कि भाई ऐसे करो ताकि कंज्यूमर्स आपको रिमेंबर करें, मोदी ने किया है। और अभी नहीं, आप मेरी एक बात की सुनिए, आप इस पे थोड़ा टिप्पणी दीजिए। वाइब्रेंट गुजरात पहला ऐसा समिट था जहां स्टेट्स इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टमेंट मांग रहे थे। वाइब्रेंट गुजरात जब हुआ और किसी स्टेट ने नहीं किया, पर उसके बाद सब स्टेट्स ने कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, जो स्टेट की मार्केटिंग चंद्रबाबू नायडू करते थे और किसी ने नहीं की, जब मोदी आए उनने उससे भी बेटर कर लिया। और मोदी की रिलेशनशिप्स विद कॉर्पोरेट्स, ये जो राहुल गांधी कहते हैं ना अडानी अंबानी, ये बकवास है। अगर आप इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं देंगे तो नौकरियां कौन, राहुल गांधी आपको देगा या अखिलेश यादव देगा? तो उन्होंने डेवलपमेंट का पाथ, जैसे विजय ने भी कहा, उन्होंने वो पाथ चुन लिया है। अब देखिए, मेरा ये कहना और मेरी कोई हिम्मत भी नहीं हो सकती कि भाई ये ठीक है या गलत है, क्योंकि ब्रांड ने गलतियां भी की हैं। कभी कभी उनकी चुप्पी, जब लोग एक दूसरे रिलीजन्स को गालियां दे रहे थे, वो चुप्पी मेरे मन में ठीक नहीं थी, पर वो उनकी डिसीजन है। और देखिए, जहां तक सवाल है, पॉलिटिशियन का एक ही मकसद होता है कि मैं इलेक्शन कैसे जीतूं, और वो जीत रहे हैं, उसका मतलब लोग उनसे अलाइंड हैं, लोग उनका विश्वास करते हैं, और लोग समझते हैं कि भाई मोदी ही है जो मेरे लिए सब चीजें मुमकिन करे।
सिंपल एज दैट। तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने जैसे शुरू में कहा था कि ब्रांड ने मान लो 2-3 चीजें नहीं करी, तब भी ट्रस्ट फैक्टर इतना मजबूत था कि लोग जुड़े हुए थे। अब थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं, क्योंकि बार बार राहुल का जिक्र आ रहा है और या विपक्ष के लोगों का आ रहा है। तो सर, मुझे एक चीज़ बहुत सिंपली हम लोगों को लगती है कि राहुल गांधी मेहनत तो बहुत करते हैं बेचारे ने, 2 यात्रा की बहुत लंबी लंबी, काम बहुत करते हैं, बोलते बहुत हैं, आई थिंक सोचते ही बहुत होंगे ही, वो काम बहुत करते हैं, लेकिन वो ब्रांड बन नहीं पा रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या? अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बहुत हिम्मत करके कह सकता हूँ क्योंकि किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि आप उसको क्रैक न कर पाएँ। शौचालय बनाने के लिए कोई हार्वर्ड की डिग्री थोड़ी चाहिए थी, तो सोचने वाली बात थी कि गाँव की प्रॉब्लम क्या है। जैसे स्टार्टअप कल्चर में क्या होता है, पहले प्रॉब्लम ढूँढो, फिर उसको सॉल्व करने का सॉल्यूशन बनाओ, सिंपल बिज़नेस मॉडल है। तो ये क्यों नहीं हो पाता था? मन नहीं है उनका, राजनीति में मन नहीं है। मैंने कहा है पहले भी, राहुल गांधी एनजीओ चला रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं। नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल पार्टी चला रहा है। राहुल गांधी एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियन नहीं। नरेंद्र मोदी पॉलिटिशियन है, एक्टिविस्ट नहीं। नंबर 3, राहुल गांधी समझते हैं कि वो ये उनकी जायदाद है और उनका कसूर नहीं है। जो उनके पास है, इर्द-गिर्द लोग हैं, वो समझते हैं कि राहुल गांधी जी का ये fiefdom है। अब आप मुझे बोलिए, नीरज जी, आप और विजय दोनों बहुत ही सीज़न्ड जर्नलिस्ट्स हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की क्या चलती है कांग्रेस में? आप बोलिए, सच-सच बोलिए। नहीं चलती सर। अभी न हाल फिलहाल खोखला की कहानियाँ हवा, मैंने भी सुनी है। तो फिर हाँ, कौन, आप किसकी आँखों में धूल फेंक रहे हैं? हाँ। किसकी आँखों? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की चलती नहीं कांग्रेस में? अगर राहुल गांधी बोलें कि भई आसमान आज पीला है, सारे बोलेंगे नहीं, नहीं जी बहुत गहरा पीला है। तो ये तो हाल है कांग्रेस का, नंबर 1। नंबर 2, मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी के ऊपर उनकी माताजी की बहुत ज़्यादती है। इससे होगा नहीं। उनके ज़हन में नहीं है, उनके काबिलियत में नहीं है और शायद उनके दिल में नहीं है। क्योंकि देखिए, जितनी बार भी उन्होंने कभी-कभी इंटेलिजेंट बातें की हैं, तो वो इंटेलिजेंट ही हैं। पर कभी-कभी जो बातें होती हैं और जिस डिसरिस्पेक्ट से बात करते हैं, आप क्या भूल गए जब मनमोहन सिंह प्रेसिडेंट ओबामा को मिलने जा रहे थे ओवल ऑफिस में, जब कदमें ले रहे थे ओवल ऑफिस की तरफ, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस फाड़ दी। या प्रधानमंत्री की इज़्ज़त करते हैं, अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री की। आपने सुना हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा? देखिए, राजनीति ना इज़ अबाउट टीम वर्क। शायद मोदी अकेले चलते हों, पर मोदी के पास काफ़ी फॉलोअर्स हैं। राहुल गांधी के पास कोर्टियर्स हैं, वही अंतर है। इंटरेस्टिंग। जूलियस सीज़र के पास कोर्टियर्स थे, हाँ। अलेक्जेंडर के पास फॉलोअर्स थे। ये अंतर अगर राहुल गांधी जान जाएँ, तो कांग्रेस की काया पलट जाएगी, पर अभी तक वो डिनायल में है। और आपने कहा कि भई हार्ड वर्क, मैं एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ। एक पुराने ज़माने में एक टेलीविज़न प्रोग्राम आपके चैनल पे किसी ने मेरे को पूछा, डू यू वर्क हार्ड? आई सेड नो, ओनली म्यूल्स वर्क हार्ड, डोंकीज़, ह्यूमन बीइंग्स वर्क स्मार्ट। तो हार्ड वर्क से कोई इंप्रेस नहीं होता। भई 18 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे काम करते हैं, आप अपनी आउटपुट तो देखिए। अगर 18 घंटे के बाद आप ये सोचें कि पेप्सी की फैक्ट्री में आलू बनता है, तो फिर ये सोचने की बात है ना। तो कितना आप हार्ड वर्क कर लेंगे? और लोग हैं ही टपोरी, लोग हैं ही आपको ट्रोल करने वाले। तो आप इस वातावरण में अपने आप को और ओपन कर रहे हैं फॉर क्रिटिसिज्म। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, विजय जी, कांग्रेस के पास इतने 100 साल की लिगेसी है। मेरे एक दोस्त है कांग्रेस में, ये घटना उन्होंने भी बताई कि एक कोई अपनी प्रॉब्लम लेके गया कि भाई मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, मुझे एक जिम्मेदारी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप राहुल जी से मिलिए। ये सत्य घटना उन्होंने मुझे सुनाई। तो राहुल जी से मिले, राहुल जी ने कहा आजकल खड़गे जी इंचार्ज है, आप उनसे मिल लीजिए। खड़गे जी के पास गए, खड़गे जी ने कहा हाँ मैं देखता हूँ, मैं बात करके बताता हूँ, आप एक बार करिए ना, वेणुगोपाल जी से मिल लीजिए। तो अब हर बार में 10-10, 15-15 दिन का टाइम लग रहा है आपको मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए। वेणुगोपाल जी से मिले तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं राहुल जी से बात करके बताता हूँ। अब ये जो चक्कर बन रहा है इसमें, तो जो अभी सोहेल जी कह रहे हैं कि ब्रांड बन नहीं पा रहा वहाँ पे, क्या आपको क्या लगता है कि क्यों राहुल गांधी या कांग्रेस या उस तरह की चीज़ें निकल के नहीं आ रही हैं? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है?
देखिए फिर मैं वहीं पर आता हूँ कि कन्विक्शन के साथ अगर कंटिन्यूटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है ना, तो ब्रांड नहीं बनता है ना। ब्रांड बनाने के लिए कंटिन्यूटी की भी जरूरत होती है, कमिटमेंट की जरूरत होती है। अभी आपने कहा, सोहेल साहब ने कहा कि एक्टिविस्ट है, एक्टिविस्ट तो जनता की बात को समझता है ना, उस पर काम करता है एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट में बहुत सारे एनजीओ आपने देखे होंगे, एक एक समस्या को लेकर वो काम कर रहे होते हैं। राहुल जी ने बहुत एक्सरसाइज की, वो किसी दिन एक रेलवे स्टेशन पर कुली के साथ चले गए, सूटकेस भी उन्होंने उठा लिया। हालांकि उस पर बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया कि व्हील वाले सूटकेस को क्यों सिर पर उठाकर चल रहे, लेकिन वो वहां भी गए, जो कारपेंटर्स हैं उनके पास काम करने के लिए गए, खेतों में भी वो चले गए, सब जगह गए हैं। लेकिन फिर भी वो क्यों इमेज वो जनता के साथ जुड़ने वाली नहीं बना पा रहे, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी नहीं है। आप ट्रक ड्राइवर्स के साथ ट्रक में बैठकर चले जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ क्या कोई कंटिन्यूटी है? मुझे किसी ने बताया कि छत्तीसगढ़ से 2019 में 2 एमपी बने कांग्रेस के, 2 एमपी को 5 साल में राहुल गांधी से मिलने का एक भी बार वक्त नहीं मिला। अभी तो प्रभु की कृपा से 52 एमपीज हैं, 52 एमपी से मिलने के लिए 5 साल में आपके पास टाइम नहीं हो तो 303 एमपी जब होंगे तो कैसे मिलेंगे? किन लोगों से आप बात कर रहे हैं? फिर से जब हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि कांग्रेस में जिन लोगों ने पिछले 5 साल में, पिछले 2 साल में कांग्रेस छोड़ी है, वो सब लोग राहुल गांधी के विश्वस्त माने जाते हैं, उनकी कोटरी के लोग माने जाते हैं। हेमंत विश्वा शर्मा का से शुरू करते हैं। हेमंत विश्वा शर्मा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जितिन प्रसाद है, मिलिंद देवड़ा है, ये सारे के सारे लोग राहुल गांधी की कोटरी के हैं। तो वो क्यों छोड़कर चले गए? इसका मतलब उनको भी लगा कि हम इस कोटरी में तो हैं, लेकिन हमें वो नहीं मिल रहा, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो होना चाहिए वो नहीं मिल रहा, शायद वो हमारी बात भी नहीं सुन रहे। तो जो लीडर राहुल गांधी हो या कोई और हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात ना सुने, मिलिंद देवड़ा, मतलब वो सब लोग जो उनकी कोटरी में, जो सबसे क्लोज लोग हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि उनके लिए कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, तो किस तरह से आप इस पर काम करेंगे? या फिर आपने कोई सिस्टम बना दिया, आपने बड़ा सारा चक्कर वाला पूरा साइकिल बताया कि खरगे साहब के पास जाएंगे, फिर केशव वेणुगोपाल के पास जाएंगे, फिर राहुल गांधी जी के पास जाएंगे। खरगे साहब के पास सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं है, वो समझ रहे हैं कि वो खड़ाऊ राज के साथ चल रहे हैं, अभी खड़ाऊ राज के साथ चल रहे हैं ना। उनको लगता है कि राहुल गांधी संन्यास पर गए हुए हैं, लेकिन राज उनका है, इसकी खड़ाऊ लेकर मैं बैठा हूं। लेकिन खड़ाऊ राज राम राज्य के वक्त में भरत ने चलाया था। भरत ने राम को भले ही राजा माना हो, लेकिन राज्य पूरा चलाया था उन्होंने। वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था। अयोध्या में कोई परेशानी नहीं हो रही थी, अयोध्या में सारा काम हो रहा था। तो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का मतलब है कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है, क्या वो आप काम कर रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे खुद को क्यों नहीं मान रहे, जबकि राहुल गांधी ने ईमानदारी से कहें, बेईमानी से कहें, उन्हें अध्यक्ष बनाया ना, और उन्होंने कहा कि आप फैसले लीजिए, क्यों नहीं फैसले ले रहे हैं? तो ये जो परेशानी है वो एक बड़ी बात है। और राहुल गांधी जी के लिए बार बार आप बात करते हैं, पॉलिटिकल टूरिस्ट की बात करते हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म पर वो जाते हैं। न्याय यात्रा पर, पहले भारत जोड़ो यात्रा पर गए, भारत जोड़ो यात्रा से आए, एक इमेज अच्छी बनी, लेकिन उस पर कोई कंटिन्यूटी की? आपने उसका फॉलोअप लिया कि जिन जिन राज्यों में आप गए थे, उन राज्यों में आपको क्या फॉलोअप मिला था? क्या उस पर कोई काम हुआ? क्या आप दोबारा वहां पर गए? अमित शाह जी का एक किस्सा बताता हूं। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे पिछली बार के, वो वहां पर बीजेपी के लीडर्स के साथ बैठक की उन्होंने, और एक पूरा एजेंडा दिया कि ये काम हमको 15 दिन में करना है। उसके बाद वो आ गए दिल्ली, और उसके करीब करीब 20-22 दिन बाद वो दोबारा राजस्थान गए, और वहां उन्होंने बैठक की उन नेताओं के साथ। तो नेता जो जैसे होते हैं सब, उन्होंने अगला जो एजेंडा था कि आगे हम क्या कर रहे हैं, तो अमित शाह जी का ठहरिए, पहले जो पिछली बैठक थी उसमें हमने क्या किया उसका फॉलोअप बताइए। अब वो सबके चेहरे ऐसे हो गए कि क्या देखें, उनको आइडिया नहीं था ऐसा होगा, और अमित शाह ने मीटिंग कैंसिल कर दी, बोले पहले उस पर काम कीजिए। तो ये जो फॉलोअप है, क्या आप फॉलोअप ले रहे हैं? क्या आप जिन कारपेंटर से मिले थे, क्या आप जो कुलियों से स्टेशन पर मिले थे, उनके माहौल में कोई फर्क आया है? क्या उनके साथ आपने काम किया है? जिन राज्यों में आप चुनाव हार गए, क्या उन राज्यों की संगठन में कोई बदलाव आपने किया, या उस पर सोचा कि क्या करना चाहिए? तो ये जो कंटिन्यूटी है, ये जो हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क का मतलब मिसिंग है। जैसे सोहेल साहब ने कहा वो ठीक बात होगी, लेकिन इस पर क्या काम कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव हार जाती है, वहां फिर अगले दिन से काम करना शुरू करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा, किसी भी चीज के लिए ब्रांड पर भी आप काम करते हैं, ब्रांड बहुत बार फेल हो जाते हैं, तो फेल हो जाते हैं तो आप उस ब्रांड को दोबारा से रीअसेस करते हैं कि आपको कैसे काम करना है, कैसे नारा कंटिन्यूअस प्रोसेस। भाई आपको लगा कि राम मंदिर का नारा नहीं चल रहा, राम मंदिर का नारा नहीं चल रहा, तो आप नेशन फर्स्ट पर आ जाते हैं ना, आप गरीबों पर आ जाते हैं। किसी भी चीज पर आपको तुरंत हर दिन असेस करना है,
हर दिन असेस करके आप प्रोग्राम करते हैं नीरज जी। Yes. आप हर दिन शाम को असेस करते हैं कि भाई इस प्रोग्राम में ये फेलियर रहा, ये पास रहा, विजय त्रिवेदी अच्छा गेस्ट नहीं है, इनको हटाइए, दूसरे को लेकर आइए, ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं, मतलब हर चीज नहीं, को आपने बिल्कुल बहुत सही तकलीफ कहा आती है विजय जी। मुझे, तो मुझे पता है, आपको पता है, ये बकवास एवरी आदमी है। वीक हम लोगों की टीआरपी आती है जी। तो हम लोग उसको बहुत सीरियसली लेते हैं कि क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्या नहीं वर्क कर रही है, उस पर एकदम लगे रहते हैं 24 घंटे। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दें और फिर देखेंगे 6 महीने बाद क्या हुआ। नहीं, एवरी शो वी एसेस एवरी डे कि भाई इसमें क्या ठीक क्या नहीं ठीक है। एक बड़ा घटना मुझे याद आ रही है सुहेल जी, वो मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका। जैसे 2015 में बिहार की जो कंडीशन थी उसमें लालू प्रसाद यादव बिल्कुल नेपथ्य में चले गए थे, एकदम उनको कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन उनको बीजेपी ने और टॉप लीडरशिप ने ज़बरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज किया, एक तरीके से उनको एकदम फोरफ्रंट पे ले आए। क्या ऐसा होता है कई बार कि जब किसी ब्रांड को या किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लगे तो वो इमर्ज हो सकता है? ऑफ कोर्स इमर्ज हो सकता है। आप बहुत सही कह रहे हैं और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि 400 पार 300 पार, ये कोई बोलने की बात है, पर देखिए क्या होगा। और यहाँ पे हम एनालाइज ये कर रहे हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक नरेंद्र दामोदर दास मोदी और एक राहुल गांधी। अगर आप दोनों की तुलना करें तो एक ने, जैसे मैंने पहले ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि ब्रांड्स आर अबाउट फोकस एंड कंसिस्टेंसी, राहुल गांधी में नाइदर, दोनों ही नहीं है। और जैसे विजय ने कहा कि आप चल रहे हैं, आप मार्च पे जा रहे हैं, आप ट्रक ड्राइवर्स के साथ जा रहे हैं, भाई बेनिफिट क्या है? आप कुलीस के साथ आपने एक सूटकेस उठाया, फिर आपने उनके लिए कुछ किया, मैनिफेस्टो में कुछ है, आपने कोई अनाउंसमेंट्स की, आपकी पार्टी ने कुछ कहा, कुछ नहीं। देखिए एक बात है नीरज जी, ऑप्टिक्स में सबसे बड़ा ब्रांड गुरु नरेंद्र मोदी है, तो राहुल गांधी को एक और स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ऑप्टिक्स में वो नरेंद्र मोदी को नहीं मात कर पाएंगे। ऑप्टिक्स की जगह नरेंद्र मोदी ने पूरी पूरी कैप्चर कर ली है। और हम पूरा हर वक्त कहते हैं मार्केटिंग में, इफ यू कांट बीट द ब्रांड ऑन इट्स ओन टर्फ, क्रिएट अ सेपरेट बैटल ग्राउंड। वो सेपरेट बैटल ग्राउंड अभी तक राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने या किसी ऑपोजिशन लीडर ने नहीं क्रिएट की। पता है किसने क्रिएट की है? अरविंद केजरीवाल। किसने और क्रिएट की है? ममता बनर्जी ने, नवीन पटनायक ने, स्टालिन ने। पर ये लोग खुश हैं कि हम रीजनल सत्रप्स रहेंगे और बन के रहेंगे। और एक और आयरॉनिक बात नीरज जी, जो पैन इंडिया लीडर है ना, वो नरेंद्र मोदी है, जो दूसरा पैन इंडिया लीडर है वो राहुल गांधी है। ये भी इंटरेस्टिंग। पर एक कहां और एक कहां, ये एडवांटेज एक्चुअली राहुल गांधी के पास थी, राहुल गांधी के पास है। राहुल गांधी को सब जानते हैं, राहुल गांधी को पहचानते हैं, वो ब्रांड इज विजिबल। ये सब होने के बावजूद उन्होंने इसका एडवांटेज नहीं लिया, इसको कन्वर्ट नहीं किया इनटू वोट्स। ये ट्रेजेडी है। ही इज द ओनली अदर पैन नेशनल ब्रांड। इट इज नॉट अमित शाह, इट इज नॉट योगी आदित्यनाथ, देयर इज नरेंद्र मोदी एंड देन देयर इज राहुल गांधी। और चूंकि देखिए अब हमारे भारत में डेविड गोलायत हो सकते थे, गोलायत चले जा रहे हैं, डेविड पता नहीं कहाँ जा रहा है। ये भी एक ट्रेजेडी है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये सुहेल जी आपने चूंकि दो नाम लिए, मुझे इस पे भी इंटरेस्टिंग है कि आपने कहा केजरीवाल और ममता बनर्जी। ये क्यों, ये क्या ये लिमिटेड रह के है? आपने कहा कि बहुत रीजनल है लेकिन डोमिनेंट प्लेयर है, लेकिन रीजनल बन के रह गए हैं। केजरीवाल जी की ख्वाहिश तो है कि वो पैन इंडिया बनने की कोशिश करें, सब जगह केजरीवाल की लड़ते हैं। ख्वाहिश है वो व्हाइट हाउस में जाए, ख्वाहिश पे तो पूरी दुनिया कायम है, पर ये थोड़ी कि वो व्हाइट हाउस जाएंगे। अभी जेल से निकल जाए वही काफी है। आज भी कोर्ट से रूल किया अगेंस्ट है। सी, केजरीवाल इज स्मार्ट क्योंकि केजरीवाल भी मोदी की गेम जानता है। ओके। केजरीवाल knows how to play the media. Kejriwal knows how to play victimhood. Kejriwal knows simple issues of the people. ये बात है केजरीवाल में। ममता बनर्जी इज अ वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन। उनकी जो पॉलिटिकल इनसाइट्स हैं वो आउटस्टैंडिंग है। और ममता बनर्जी जानती है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना। आप देखिए नीरज जी, जब वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शंस हुए, सब ने कहा कि बीजेपी इतना खर्च कर रही है, बीजेपी ने पूरी अपनी माइट लगाई, कुछ हुआ नहीं। चीफ मिनिस्टर तो ममता बनर्जी बन के आई ना। लोग ये नहीं देखते नीरज जी, सिर्फ मीडिया वाले देखते हैं कि भाई कितनी सीटें आई, वोट शेयर क्या था। अल्टीमेटली लोग यही जानना चाहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा या मुख्यमंत्री कौन बना है।
दैट इज व्हाट यू रिमेंबर। यू डोंट रिमेंबर कि आपकी पोल शेयर कितनी थी, परसेंटेज वोट इंक्रीज हुआ कि नहीं, वो सब कोई परवाह नहीं करता। वो सब सिर्फ एनालिस्ट परवाह करते हैं, या ये इंडिया टुडे सी वोटर वाले, नहीं तो किसी को परवाह नहीं है। एंड रिजल्ट मैटर्स। विजय जी, ऑब्वियसली। या अरे आप देखिए ना, अगर आप सीएनबीसी आवाज अगर नंबर 3 चैनल होती, तो हम भी ना होते, आप भी ना होते। राइट दैट इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। राइट। विजय जी, आप कैसे देखते हैं केजरीवाल और ममता बनर्जी को? हाउ दे आर? नहीं, दोनों नाम बहुत अच्छे नाम लिए जिनका जिक्र भी किया गया, लेकिन एक चीज मैं पहले जोड़ दूं, आपने कहा कि क्रिटिसाइज करने में लालू यादव जी का नाम लिया, बहुत सही नाम आपने लिया, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है जिसके लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा नरेंद्र मोदी के लिए, इज द मोस्ट क्रिटिसाइज मैन इन इंडियन पॉलिटिक्स। समझे? 2002 से लेकर 2024 तक कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा महकमा, कोई ऐसा हिस्सा जिंदगी का, सोसाइटी का बता दीजिए जिसने मोदी को क्रिटिसाइज नहीं किया हो 2002 के बात को लेकर, उसके बाद में। और किस किस तरह से आपने कहा, मौत का सौदागर भी आपने कहा, दंगा वाला भी कहा, मोस्ट डिवाइडर भी कहा, तमाम तरीके की बात की है, चौकीदार चोर भी कहा है, चाय वाला भी कहा है, लेकिन उन सब क्रिटिसिज्म को उन्होंने अपने ऊपर लेकर उससे वो ज्यादा मजबूत हुए, ज्यादा पॉपुलर हुए। तो क्रिटिसिज्म भी जो है आपको मजबूत बनाती है ना, आपकी लड़ाई को मजबूत करती है। और आप कैसे अपने क्लाइंट के साथ, जो सबसे बड़ी बात है कि क्लाइंट्स के इमोशंस के साथ आप कैसे खेल रहे हैं, क्या आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्या आप उसको पहचान पा रहे हैं। चाय आप बेच रहे होते ना, चाय तो इतनी मिल रही है, लेकिन आजकल एक चाय चल रही है जो रिश्तों को पहचानने की बात करती है। रिश्ते जो है ना इंडियन सोसाइटी में बड़ा काम करते हैं, इसलिए वो ब्रांड जो है बड़ा ब्रांड हो गया आज की तारीख में। तो किस तरह से आप अपने क्लाइंट को पहचान रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पहचान रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली को क्या पहचान दी? अभी तक हमारी इमेज है कि सरकारी स्कूल बहुत खराब होते हैं, सरकारी अस्पताल बहुत खराब होते हैं। दिल्ली में उन्होंने एक नई इमेज बना दी, कितने अच्छे हैं कितने नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूल अच्छे होते हैं, सरकारी अस्पतालों में भी अच्छा इलाज हो सकता है। तो एक नई तरीके की पहचान बना दी। मोदी जी 80 करोड़ लाभार्थियों की बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी के जवाब में अरविंद केजरीवाल बिजली माफ और पानी माफ का जो बिल है वो माफ कर देते हैं। तो वो एक नया क्लाइंटेल बना रहे हैं। ममता बनर्जी अपना सब नेशनलिज्म का क्लाइंटेल बनाती है कि नरेंद्र मोदी गुजराती हैं, बंगाली अस्मिता जो है ना, और किसके खिलाफ? जो गुजराती अस्मिता से नेता बना हो उसके खिलाफ वो बंगाली अस्मिता को खड़ा कर लेते हैं। तो आप अपने क्लाइंट को कैसे पहचान रहे हैं और क्या जवाब दे रहे हैं? दुनिया के सबसे बड़े, जो हिंदुस्तान में खासतौर से बड़े ब्रांड थे टूथपेस्ट को, आज उसको एक आयुर्वेद के ब्रांड ने रिप्लेस कर दिया, मोटे तौर पर किया है ना। और आज से 20 साल पहले आप आयुर्वेद को लेकर ऐसे नाक वो सिकुड़ते थे कि नीरज जी के पास कुछ पर्ची भी आ जाए तो शायद ना लें दवाई। आज वो ब्रांड जो है बड़ा ब्रांड हो गया। तो आप किस तरह से उससे मुकाबला कर रहे हैं? और जैसे सुहेल साहब ने कहा, एक दूसरा भी तरीका होता है कि आप ब्लू ओशियन, जैसे मैनेजमेंट में थ्योरी कहा जाता है, ब्लू ओशियन में यह है कि आप एक बड़े ब्रांड से टक्कर लेने के बजाय एक अपनी नई स्पेस खड़ी करते हैं। जैसे तो वो अरविंद केजरीवाल ने नई स्पेस खड़ी की कि वो अपने लिए नई स्पेस बना रहे हैं, उसमें ज्यादा आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, ब्रांड बनने के लिए जरूरी है कि आपके पास बड़ा विलन हो। राहुल गांधी के पास एक बड़ा मौका है कि वो नरेंद्र मोदी जैसे बड़ा जो नेशनल हीरो है उन्हें विलन बनाकर वो बड़ा हीरो बन सकते हैं। राहुल गांधी की मौजूदगी भी इसलिए क्योंकि अभी जितनी पॉलिटिक्स है उसमें, जैसे सोहेल साहब ने कहा कि वो पैन इंडियन लीडर हैं, तो राहुल गांधी को बीजेपी इसलिए बनाए रखती है, बचाए रखती है, क्योंकि अटैक करने के लिए एक पंचिंग बॉक्स जो है ना वो मजबूत है राहुल गांधी। आप नवीन पटनायक पे पंच करेंगे तो कौन पूछने वाला है, स्टालिन पे करेंगे तो कौन पूछने वाला है। तो आप बड़े हीरो बनेंगे। रावण को बनाए रखिए यदि आप राम बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं ना। गब्बर सिंह चाहिए, फिल्मों की तरह से बात करें, जब गब्बर सिंह होता है ना तब हीरो हिट होता है। तो वो कांग्रेस को, बीजेपी जो है राहुल गांधी को गब्बर सिंह बनाए रखे हुए और उस पर पंचिंग बॉक्स की तरह से काम कर रही है। राहुल गांधी अभी वो पंचिंग बॉक्स को नहीं ढूंढ पाए कि वो कैसे उसको निशाना बनाए, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज रहते हैं। मैं कहता हूं कि जो सेक्युलरिज्म की कांग्रेस की जो पॉलिसी है, ऐसा आप इससे वो भी हो सकते हैं, आपत्ति भी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है तो वो खड़े हो जाए ना उसके साथ। असदुद्दीन ओवैसी की तरह खड़े क्यों नहीं हो जाते कि भाई मैं मुसलमानों के साथ हूं, सेक्युलरिज्म के साथ हूं, इस देश के साथ हूं, या जो भी लोग हैं। सोचिए 36% लोग ही तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं ना, तो अभी 64% लोग बचे हुए हैं। आपके पास तो बड़ा हिस्सा पड़ा हुआ है, इसमें आप उस 64 ऐसा लगता है इसमें ना कि एक जैसे ब्रांड गुरुज हैं वो भी हमारी बात को सुनेंगे।
अगर आपका कन्विक्शन है ना किसी चीज़ में तो आप शायद उसको कर ले जाएंगे। आपको शायद अंदर से कन्विक्शन नहीं कि जो आप कर रहे हैं वो इतना दमदार है कि नहीं मैं इसको ही करके दिखाऊंगा। अगर चौकीदार चोर है का नारा मैं बना सकता हूँ इसलिए तो मैंने तो मैं बना दूंगा, भले कितना नेगेटिव कनोटेशन में ये जा रहा हो। वही कह रहा हूँ ना, कन्विक किसी में भी जा रहा हूँ। Right. हमने शुरुआत ही वहीं से की थी सर, मैंने कन्विक्शन, कमिटमेंट, Exactly. कंटिन्यूटी से प्लस कंसिस्टेंसी। स्ट्रेटजी। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो क्या इस वक्त आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन खत्म हो रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे और ये दिलचस्प चर्चा जारी रखेंगे। तो आपका इस खास चर्चा में पॉलिटिक्स में ब्रांड इक्विटी, और हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि जो देश में इसमें पॉलिटिकल सर्कल में प्रधानमंत्री जी हैं, राहुल जी हैं, ममता जी हैं, कि जो ये ब्रांड इक्विटी बिल्ड कैसे होती है और इसको कैसे डिफरेंटली देखा जाए, आज इस पर चर्चा हो रही है सुहेल सेठ और विजय त्रिवेदी के साथ। थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं इसमें, हालांकि जुलाई इसी से है। चूँकि सुहेल सर बहुत ट्रैवल करते हैं क्रॉस द ग्लोब, मतलब मैं कहता अभी भी हर दिन कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत वाइड है। सर मैं बहुत सिंपल से पूछना चाहता हूँ, चूँकि आप लंदन, अमेरिका, हांगकॉन्ग सब जगह जाते रहे, स्पेशली जब मोदी जी के बारे में लिखना होता है तो फॉरेन प्रेस, इंडियन बॉर्न, वर्किंग इन फॉरेन प्रेस जर्नलिस्ट, वर्किंग इन इंडियन एजेंसीज, फॉरेन प्रेस, ये सारे लोग बहुत बियॉन्ड द बोर्ड क्रिटिकल हो जाते हैं। क्यों, आपको क्या क्या सेंस लगता है ऐसा क्यों होता है? मैंने अभी रिसेंटली एक फाइल बनाई है, एकदम पिछले एक महीने में बड़ी बड़ी एजेंसीज में कहाँ कहाँ क्या क्या आर्टिकल लिखे गए हैं, स्पेशली इलेक्शन टाइम में टारगेट करने के लिए। आई कैन शो देम कि ये देखो साहब आपने क्यों लिखा है। क्या सर क्या होता है, ऐसा क्यों लिखते हैं ये लोग? तो जैसे विजय ने कहा, अगर आप किसी ना जाने कोई आदमी जिसको कोई नहीं जानता उस पे आप अगर पत्थर फेंके, कौन पूछेगा? आप, कोई नहीं पूछेगा। कभी कभी आप ऐसा लिखते हैं इन ऑर्डर टू गेट पब्लिसिटी, नंबर वन। नंबर टू, इस गवर्नमेंट की एक खासियत है, ये अपने अचीवमेंट्स मार्केट नहीं कर पा रहे। मोदी जी करते हैं जब वो खुद बोलते हैं, या अमित शाह करते हैं, पर एज अ गवर्नमेंट दे हैव नॉट बीन एबल टू मार्केट द गुड। जो सराउंड साउंड है हिंदू मुस्लिम को लेके या 370 को लेके, सीए को लेके, वो ज्यादा बढ़ रहा है। नंबर थ्री, आजकल लोग ये समझते हैं कि भाई अगर हम किसी की टिप्पणी करें या क्रिटिसाइज करें, हमें हमारे यार दोस्त लिबरल मानेंगे। ये एकदम बकवास फिनोमिनन है। पर सारा कुछ होने के बावजूद नीरज जी, मैं ये कहूंगा कि इनको इग्नोर करने से कोई फायदा नहीं है। ये लोग लिखते रहेंगे। आपको एक और स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, या तो आप इनके साथ एंगेज करके आप भी एडिटोरियल रिविजनिस्ट पॉलिसीज बनाइए जहां की आप काउंटर कर सकें। और देखिए, एक बात है वेस्टर्न प्रेस में, अगर आप उनको बोलें कि आपने ये आर्टिकल लिखा था, इसका ये हमारा रिस्पॉन्स है, वो लोग छापेंगे। वो हमारी प्रेस की तरह नहीं है कि नहीं भैया देखेंगे, बाद में देखी जाएगी, ये नहीं है। पर हम एंगेज ही नहीं कर रहे। हम समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर वॉर डिक्लेयर हुई है। हाँ हुई है, लोग जल रहे हैं। वेस्ट में लोग को बहुत चिंता है कि भारत इतनी उन्नति कर रहा है, कि भारत इंडिपेंडेंट हो गया है, कि भारत अब परवाह नहीं करता है लोग क्या सोचते हैं, कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद बनाता है, ये नहीं कि रशिया या यूएस या कोई और डिक्टेट कर रहा है, जैसे कि हमने यूक्रेन को ऑयल किया। लोग जल रहे हैं। लोग को ये नहीं अब सह नहीं पाते कि भाई इंडिया टुडे इज फॉलोइंग अ फॉर इंडिया पॉलिसी। दे आर नॉट टोइंग द लाइन। हम किसी के मोहताज नहीं हैं और ना होंगे अब। तो ये जो बात है जो मोदी ने करके दिखाई है, तो ऑब्वियसली पत्थर उनके ऊपर फेंकेंगे, क्योंकि टुडे ब्रांड मोदी रिप्रेजेंट्स द न्यू इंडिया, द न्यू कॉन्फिडेंट इंडिया, द न्यू इंडिया विच इज रिसर्जेंट, द इंडिया विच इज डेवलप्ड। ये सब अब सह नहीं पा रहे लोग। अच्छा, उससे ज्यादा जो बात है, जो हमारे बीजेपी वाले हों या बीजेपी एम्पथाइजर्स या सिंपथाइजर्स जो भी हों, वो कुछ बोल नहीं पाते। दे आर नॉट इवन एबल टू एंगेज, दे आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड। तो वो लोग भी लिखेंगे, हम लोग सिर्फ जो इनके लोग हैं बीजेपी वाले, ये लोग गर्म होंगे, गुस्सा करेंगे, पर उससे कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी। और ये और होगा नीरज जी, और आर्टिकल्स लिखे जाएंगे। इलेक्शन तक आप देखिए, इन्होंने तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया डेमोक्रेसी है ही नहीं। इसके बाद आप देखते जाइए क्या क्या होगा। तो एक पॉलिसी है टू इग्नोर, दूसरी है टू एंगेज। अब मोदी जी की विजडम में उन्होंने डिसाइड किया मैं इग्नोर करूंगा, तो ठीक है,
इग्नोर करें। क्योंकि देखिए मोदी जी ने चुनाव तो न्यूयॉर्क में नहीं जीतना, करेक्ट। उन्हें तो इंडिया में जीतना है। प्रॉब्लम और डिफरेंस ये है कि राहुल गांधी 127 लोगों को ऑक्सफोर्ड में भाषण देने में खुश हो जाते हैं। मोदी जी 1 करोड़ लोगों को इंडिया में भाषण देते हैं, वही फर्क है। तो अब ये भी बात है। और अब वो भी दिन गए कि हम इतना इंसल्ट फील करते थे कि भाई एक गोरे आदमी ने क्या कर दिया या व्हाइट प्रेस ने क्या कर दिया, वेस्टर्न प्रेस ने हमारी क्या आलोचना की। आजकल वो भी परवाह नहीं है, क्योंकि लोग बोलते हैं भारत इज मोर कॉन्फिडेंट, मोर रेजिलिएंट। अब ये भी चल रहा है। करेक्ट। विजय जी, क्या ये टूल किट का पार्ट है और बीजेपी इसको ठीक से एंगेज नहीं करी, जैसे सोहेल सर कह रहे हैं कि आप काउंटर नहीं कर रहे, आप इग्नोर कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है, कम से कम एंगेज तो नहीं कर रहे। और उसकी वजह है, मुझे लगता है कि जैसे मोदी सरकार को ही हम जिक्र करें, आप जैसे विद्वान लोग बैठे हैं, सोहेल साहब भी बड़े लोगों में से है जो सरकार के साथ, राजनेताओं के साथ। आज यदि अभी की अभी हम चर्चा करें, नीरज जी जो बहुत बड़े राजनीतिक पत्रकार है, 10 मंत्रियों के नाम बताने की बात करूंगा तो आपको 10 मंत्रियों के नाम याद नहीं आएंगे मोदी सरकार में। वेरी राइट। क्योंकि वो मुझे लगता है कि 2 प्लेटफॉर्म पर सरकार चल रही है। एक सिर्फ मोदी सरकार है, मोदी ही तय कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि और मंत्री क्या कर रहे हैं, और न वो एंगेज हो रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं, न अपना काम दिखा पा रहे हैं। तो उसकी भी एक बड़ी परेशानी बीजेपी की लीडरशिप को लग रही है। अब प्रभु मिल गए हैं तो श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब और कोई जरूरत नहीं है। छोटे हिंदुस्तान के मंदिरों में, बड़े मंदिरों में भी छोटे छोटे मंदिर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सरकार में एक बड़ा मंदिर जो है ना, अब उसके आगे सारा चढ़ावा वहीं से आना है। वो एक बड़ी परेशानी है जिसकी वजह से बीजेपी उसको एंगेज नहीं कर पा रही, और उसको समय, वो एक्चुअली उस अम्ब्रेला के नीचे है, वो सेफ फील कर रही है। नहीं तो ये भी तो हो सकता था कि मोदी इतने बड़े लीडर हो गए तो पार्टी के बहुत सारे लोगों में कसमसाहट होनी चाहिए थी ना, परेशान होना चाहिए था ना, उनको तकलीफ होनी चाहिए थी ना, बोलना चाहिए था ना, लेकिन वो नहीं है। उनको लगा ये तो बहुत अच्छा मौका मिल गया, हमें कुछ नहीं करना, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो वो ऊपर वाला जब सब देख रहा है तो उसमें ये काम हो रहा है। जहां दूसरी बात हुई जिसको मैं सहमत हूं इससे, कि बहुत सारे लोग जो बाहर लिख रहे हैं या देश में भी लिख रहे हैं वो जल भी रहे हैं। ऐसा होता ना, जमींदार का बेटा हूं मैं, तो रिक्शे वाला का बेटा आईएएस बन जाए तो अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक है। और फिर कहेंगे यार इसको क्या समझ में आता, आईएएस इसने के बाप ने तो रिक्शा ही चलाया था जिंदगी भर। तो वो परेशानी होती है जो आजकल एक डिबेट चल रही है, सॉरी टू से कहना, गोदी मीडिया वर्सेस दूसरा मीडिया की जो बात हो रही है। मैं गोदी मीडिया पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, जो जो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उस पर नहीं जाता। लेकिन गोदी मीडिया की आलोचना कौन लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सोहेल जी के बहुत सारे मित्र भी हैं उनमें से। वो इसलिए क्योंकि वो अभी तक गोदी में बैठे हुए थे किसी की, अब वो गोदी से उतर गए हैं तो वो बेचैन है। ऐसा नहीं है कि वो गोदी में नहीं बैठे थे, वो तो गोदी में बैठे थे, वो तो मंत्रियों के नाम तय कर रहे थे, वो तो विभागों के नाम तय कर रहे थे, वो एमपीज के टिकट फाइनल करवा रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करवा रहे थे। अब उन्हें वो गोदी मिल नहीं रही है, तो वो जो दूसरे लोग गोदी में बैठने की कोशिश कर रहे हैं उनकी तो उनकी तकलीफ दूसरी है, आप उस तकलीफ को नहीं समझ रहे। करेक्ट। उस तकलीफ को भी समझिए कि जो इतने साल गोदी में बैठे रहे, है ना, तो ये गोदी वर्सेस गोदी है। पता है विजय जी, इससे मतलब ही एक्सट्रीमिज्म। हाँ, इससे एक मेरे मन में तरीके एक से सवाल आ रहा है। ये चूंकि इस जगह में मैं लाया इसलिए था कि मुझे वो सवाल पूछना था, तो उसके लिए एक बैकग्राउंड बन रहा था। ये सुहेल सर, पहले आपसे, फिर विजय। ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग सवाल मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। 2014 का बहुत रेफरेंस दिया था, उसको एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया गया हिस्ट्री में कि 14 के बाद दुनिया पूरी बदल गई है, आज़ादी शायद उसी के बाद मिली है, उसको छोड़ते हैं। आपका एक स्टेटमेंट है सोहेल सर कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन इज मिसिंग इन मासेस। ये आपने कहीं बोला, मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस पर जब मिलूंगा तो मैं एक्सप्लेन कराऊंगा आपसे। क्या 14 के बाद से लोगों के बीच में इन जनरल बहुत फॉर्मेलिटीज, बहुत हाइडेडनेस और इस तरह की चीजें आ गई कि लोग अब कन्वर्स नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं? ऐसा हो रहा है क्या? सी, विजय इज मोर एक्सपीरियंस इन दिस, पर मैं आपको एक बात बोलूंगा। अरुण जेटली के निधन के बाद जो एक एवेन्यू होता था बातचीत का बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, वो चला गया। ये सरकार किसी से बात नहीं करती। ये सरकार एक्चुअली इन अ वेरी आयरॉनिक मैनर इज लाइक द कांग्रेस। ये राजा और रंग की कहानी है, ठीक है। राजा तय करता है कि कब रंग से बात करें। तो अब जो सिचुएशन है, ये लोग किसी से बात ही नहीं करते। देखिए, मेरी वरी ये है कि अगर बीजेपी को सिंपल मेजॉरिटी एज अ पार्टी नहीं मिले तो ये अलायंस पार्टनर्स, इनके साथ आएगा कौन?
क्योंकि सब डरते हैं। You see, it's like going to bed with an elephant. You never know when the elephant will roll over and the pleasure will turn into pain. ये सिचुएशन है। तो कॉन्वर्सेशन अब है नहीं, नंबर वन। नंबर टू, मुद्दे अब कौन से हैं? ये वो लटियंस वाले मुद्दे नहीं रहे। देखिए, एक बात है, आप विजय से भी पूछ लीजिए कि हर प्रधानमंत्री ने, इंक्लूडिंग मिस्टर वाजपेयी, उनका एक किचन कैबिनेट होता था, घर के लोग, पास वाले लोग। मोदी जी के पास कोई नहीं है। मोदी जी पॉलिटिशियंस पे कम और ब्यूरोक्रेट्स पे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ब्यूरोक्रेट्स की फिक्स टर्म है, तो वो लोग जो कहा गया वो करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्वर्सेशन इज मिसिंग। प्लस आप मेरे को बोलिए, ये डिजिटल नॉनसेंस के द्वारा ये सारी चीजें में लोगों के पास कॉन्वर्सेशन का टाइम भी नहीं है और कॉन्वर्सेशन के आहार भी नहीं है और कॉन्वर्सेशन करने की कंडीशन भी नहीं है। दे डोंट इवन वांट टू कन्वर्स। Hard stances have been taken. Everyone is hard line now. So that is a serious problem in a democracy. विजय जी, And the bigger problem is where there is no conversation between government and opposition. ये एक्चुअली पार्लियामेंट का हाल देख लीजिए। हाँ, बहुत सीरियस चैलेंज है। विजय जी, यही सवाल आपसे भी है। कन्वर्सेशन इन इन अदर देन पॉलिटिक्स, हम लोगों की लाइफ में भी देखिए वो एकदम कंपार्टमेंट में कन्वर्सेशन हो रहा है। क्लब में आप जाइए तो वहाँ पे भी दिल की बात नहीं हो रही, पता नहीं किस तरह की भाई, बातें कौन से होती क्लब हैं। में जाते हैं? हमारे घर में तो होती है कॉन्वर्सेशन। जब हम किसी को बुलाते हैं, हम लोग तो प्यार से कन्वर्स सर, करते घर के अंदर हो जाती है, क्लबों में नहीं होती आजकल। घर पे तो हो जाती है। विजय जी, नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और चिंता वाली बात है कि कन्वर्सेशन खत्म हो रहा है। और यदि पॉलिटिकल लेवल पर देखें तो सरकार में बिल्कुल मैं आई डू एग्री कि कोई कन्वर्सेशन नहीं है। आपने पार्लियामेंट के पिछले जितने सेशंस देखे, उसमें जितना हंगामा हुआ, जो सेशंस नहीं चले, जिनको हम लोग आलोचना करते रहे, 140 एमपीज को बाहर निकाला गया, 60 एमपीज को एक साथ निकाला गया, 70 एमपीज को निकाला गया, ये सब किस वजह से? क्योंकि कोई कन्वर्सेशन नहीं है। अरुण जेटली जी का नाम उन्होंने लिया, हमारे मित्र रहे, वो ट्रैक 2 चैनल चलाते थे। वो सेंट्रल हॉल में बैठ के, सेंट्रल हॉल जैसी जगह जहां पर कन्वर्सेशन का एक अड्डा था, वो सेंट्रल हॉल ही खत्म कर दिया हमने नए संसद भवन में। इसका मतलब हमें लगता है कि कन्वर्सेशन की जरूरत नहीं है, सरकार में जरूरत नहीं है। और ये बात ठीक है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ चलाते हैं सरकार, वो इसलिए नहीं कि केवल उनका फिक्स टर्म है, इसलिए भी कि उनसे कंपटीशन नहीं है ना। पॉलिटिकल लीडर्स के साथ कंपटीशन होता है, आप कन्वर्स करते हैं, आप बात करते हैं, आप बड़े बड़े फैसले लेते हैं। मेरे को याद नहीं कि कभी किसी हिंदुस्तान की किसी कैबिनेट में ऐसा हुआ हो कि जो बड़ा फैसला प्रधानमंत्री करने वाले हो उसको कैबिनेट के पास तक पता नहीं। आज बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि कैबिनेट में जो फैसले वो मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं आते पेपर्स, वो पीएमओ से मिनिस्ट्री तक पहुंचते कि आपको इस पर फैसला करना है। तो ये एक बड़ी चिंता की वजह है। और हिंदुस्तान में क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं आजकल के हिंदुस्तान को प्लेसमेंट इंडिया कहता हूं। अब हमारी सारी चिंता प्लेसमेंट की है। नीरज जी, जब आप पढ़ते थे, मैं तो पढ़ा नहीं, लेकिन उस समय तक ये होता था कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, उनके प्रोफेसर अच्छे हैं। आज ये चर्चा ही नहीं होती। आज विज्ञापन जब आते हैं, एड जब आते हैं यूनिवर्सिटीज के, तो उसमें डिपार्टमेंट के बारे में या किसी और चीज के बारे में नहीं लिखा होता, उसमें प्लेसमेंट के बारे में लिखा होता है कि आप हमारे यहाँ आइए, आपको 50 लाख का पैकेज मिलेगा, आपको 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा। तो हमारी सारी चिंता प्लेसमेंट की हो गई है। इस सरकार में भी आना, इस सरकार में वोट देना, उस पार्टी को वोट देना, नहीं देना, तो वो प्लेसमेंट है। इसके अलावा हमने तो शादियां बचपन में अपने सारे रिश्तेदारों की शादी अटेंड की होती। आजकल पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को, भैया तुम मत जाना शादी में, पहले पढ़ाई करो, उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। और प्लेसमेंट के लिए आप कर्जा लेकर एजुकेशन लोन जो है सारे अच्छी पढ़ाई के लिए नहीं लिए जा रहे, अच्छे प्लेसमेंट वाले कॉलेजेस के लिए लिए जा रहे हैं। तो हमारी चिंता सिर्फ प्लेसमेंट हो गई है। आजकल हमारे सोशल कंसर्न नहीं है। सॉरी टू से मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान बहुत पढ़ रहा है, इंजीनियर्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, वो सब बन रहे हैं, लेकिन मैं, माफ कीजिए, मैं पहले माफी मांग के कह रहा हूं कि मैं इसे पढ़ा लिखा भारत नहीं मानता। क्योंकि हम लिटरेचर पर बात नहीं कर रहे, हम सोसाइटी की बात नहीं कर रहे, हम आर्ट पर बात। आज कोई चिंता कर रहा है किसी बात की? हम आर्ट को देखने भी जाते हैं तो वो इसलिए देखने जाते हैं कि नीरज जी किसी दिन देखेंगे तो अच्छा लगेगा, या सोहेल साहब भी वहां पर प्रोग्राम में है तो फोटो अच्छी आ जाएगी, ठीक है। तो केवल प्लेसमेंट हमारी चिंता है, सोसाइटी हमारी चिंता नहीं है, सोशल कंसर्न्स हमारे नहीं है। ये वोट डाले जा रहे हैं वो सोशल कंसर्न के वोट नहीं है, इसीलिए बराबर चिंता लगातार बढ़। और इसीलिए जितने इश्यूज हैं जिन पर चिंता होनी चाहिए, ये सरकार सब अच्छा कर रही है ऐसा नहीं है ना।
लेकिन हम उन सब पर चिंता नहीं कर रहे। ये हिंदुस्तान कैसे बदल रहा है तेजी से, क्या किसी ने सोचा है? लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। हमारे कंसर्न्स जी। लगातार बन रहे, सब कुछ ब्रांड वैल्यू हो गया है। सोहेल साहब ने हिंदुस्तान ऐसा बनाकर दिया है कि जिसमें ब्रांड ही सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले मतलब गरीब मास्टर भी है ना, हम पैर छू लिया करते थे। अब आजकल सोहेल साहब की टाई के आगे कुछ नहीं चलता। वेरी इंटरेस्टिंग। टाई भी उतार दी है। देखो आज तो बहुत बड़ा मजेदार चर्चा रही। मैं किस दिन इस पे सोहेल सर के साथ थोड़ा सा अलग चर्चा करेंगे, आर्ट कल्चर फिल्म पे करेंगे, क्योंकि मुझे पता है हाँ, कि उस पे करिए ना। वो विजय ने सही कहा, हाँ। सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया हैज गॉन, लिबरल आर्ट्स हैज बीन रिप्लेस्ड बाय इंजीनियरिंग एंड एमबीए। ये एक्चुअली कर्स है भारत पे। सर प्रॉमिस विद इन 10-15 डेज विल सिट अगेन एंड विल डिस्कस दिस सॉफ्ट पावर और क्यों हम इस पे पिछड़ रहे हैं। हमें थोड़े लर्जिश लानी चाहिए ज़िंदगी में, जिससे कि ज़िंदगी बेहतर और खूबसूरत बने, ना कि बहुत ही मैकेनिकल बन जाए कि केवल 2+2 4 ही हम जोड़ते रह जाए ज़िंदगी में। देखिए, जिस देश में लोग रविंद्रनाथ टैगोर को भूल के सिर्फ शर्मिला टैगोर को याद करें, यही प्रॉब्लम है देश की। Although होपफुली Sharmila Tagore I respect, she's a great actor. हाँ, नहीं But बिल्कुल you know what I'm getting at. आइए सर, वो लोग नीरज जी मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। सोहेल साहब नीरज जी प्रोग्राम में मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं कि अरे कोई शेर सुनाएंगे विजय जी। अब शेर पढ़ने वाले भी नहीं रह गए। नहीं सोहेल सर सिर्फ बब्बर शेर हैं, शेर पढ़ने वाले भी नहीं, शेर समझने वाले भी नहीं, सिर्फ बब्बर शेर। करेक्ट। तो शो को यही समाप्त करते हैं कि हम लोग एक बार फिर से बैठेंगे और दूसरी चीज़ों पे एक बड़ा संजीव सान्याल का बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप 12 घंटे 18 घंटे पढ़ के ये आईएएस बनने के लिए क्यों अपना सर खपा रहे हैं, कुछ और करिए, शायद प्रोडक्टिविटी होती है। बहुत इंट्रिगिंग इशू है, इस पर हम लोग किसी दिन बात करेंगे। लेकिन जो पूरी चर्चा से मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जैसे जो स्टार्टअप की दुनिया में होता है कि फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड देन प्रोवाइड द सोल्यूशन, दैट इज़ द बिजनेस। तो मोदी जी भी शायद वही करते हैं कि वो पहले लोगों के देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उसको अपना एजेंडा बनाते हैं, ना कि मैंने एजेंडा तय कर लिया अब तुमको मानना है, मैं तय कर रहा हूँ कि तुमको इस स्कूल में पढ़ना तुम पढ़ो। नहीं, तुमने क्या पढ़ना है ये मुझे पता चल गया, अब मैं अपनी पॉलिसी बनाऊंगा। शायद ये डिफरेंस है, इसीलिए बहुत बड़ा ब्रांड में फ़र्क आता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी बेहतरीन चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।